नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे मित्र कॉमरेड महेंद्र चौधरी साहब की स्वर्गवास हो गया था अभी 2-3 दिन पहले ही। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट रमेश नंदवाना जी हैं, एडवोकेट अरुण व्यास हैं, और शंकरलाल चौधरी हैं, और सौरभ नरूपा हैं। हम सब लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उनका परिचय बता देता हूं और उसके बाद जो है बारी बारी से हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। कॉमरेड चौधरी जो है महेंद्र चौधरी राजस्थान के ही रहने वाले थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल के वो राजस्थान के सचिव रहे बहुत सालों तक। और उन्होंने और उनकी पत्नी श्रीलता स्वामीनाथन ने बांसवाड़ा में घंटाली के अंदर अपना केंद्र बनाया और आदिवासियों में, विस्थापितों में, किसानों में अपना सारा जीवन वहीं पर खपा दिया। उन्हीं के बेहतरी के लिए, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस तरह से वो श्रीलता स्वामीनाथन तो इमरजेंसी में तिहाड़ जेल में भी रही। और उसके बाद जो है महेंद्र जी और दोनों ने मिलकर के इस क्षेत्र में, खासतौर से ये जो आदिवासी क्षेत्र है घंटाली में, उन्होंने अपना वो बनाया था केंद्र। और घंटाली आजकल प्रतापगढ़ जिले में है। और इस तरह उन्होंने पूरा जीवन जो है आदिवासियों में खपा दिया। तो ये इनिशियल परिचय है। इससे ज़्यादा जानकारी अभी आपके सामने हमारे मित्र देंगे। और उसके पहले कि मैं अपने मित्र के पास से इसको दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो मैं सबसे पहले कॉमरेड रमेश नंदवाना जी से बात कहना चाहूँगा कि वो जो है महेंद्र जी के बारे में बताएं। रमेश नंदवाना महेंद्र जी के साथ काफ़ी समय तक रहे हैं और उनके साथ काम भी किया है, तो वो सबसे अच्छे पात्र हो सकते हैं इसके लिए। नमस्कार शेख साहब। कॉमरेड महेंद्र चौधरी साहब से मेरा 1975 से रिश्ता है। उस समय हम जयपुर में पढ़ते थे और जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में काफी लोगों को बंद जेल में डाल दिया गया था। हमारे एक साथी थे कॉमरेड विजय चावला, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था, जो जयपुर में हमारे गुरु थे जिन्होंने राजनीति हमें सिखाई। विजय चावला के जेल में जाने के बाद में जयपुर में हमारा महेंद्र चौधरी से परिचय हुआ। वो अंडरग्राउंड थे उस समय, और अंडरग्राउंड रह करके हम लोग वहाँ उस समय जयपुर में रह करके पूरे देश के लिए मैगजीन्स छापते थे, छपवाते थे, पब्लिश करते थे। और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम पूरे देश के अंदर बिना डरे, बिना भय के महेंद्र चौधरी जाकर के उनको बांट करके आते थे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के। इस तरह से जयपुर में रह करके हम पूरे देश देश की पत्र पत्रिकाओं का पब्लिकेशन कराते थे। उस समय एक प्रेस लेने की भी बात हुई, और हम लोगों ने, हम तो पीछे की पंक्ति वाले लोग थे, आगे की पंक्ति वालों ने प्रेस खरीदी। और उस पे प्रेस में वाला फिर मतलब वो जिसके नाम पे खरीदी वो आदमी चला गया, और वो प्रेस मटेरियलाइज नहीं हुई। पर हमारे संपर्कों के कारण हम वो मटेरियल निकालते थे। इमरजेंसी के बाद में महेंद्र चौधरी किसान राजनीति में सक्रिय हुए, और मैंने भी उनसे ये कहा कि मैं विद्यार्थी राजनीति से अब तज्ञ हूँ, विद्यार्थी राजनीति करने की मेरी
बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है तो हम कहीं दूसरी जगह काम का सोच सकते हैं। तो हम सोच ही रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर चर्चाएं चल रही थी कि हम किसानों के साथ काम करें। फिर छात्र विकास संघर्ष बागवानी में काम किया। पर महेंद्र चौधरी हमेशा से ही किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ सक्रिय रूप से सक्रिय रहे। उस समय झुंझुनू इलाके के बहुत से विद्यार्थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, महेंद्र चौधरी जी के काफी परिचित होते थे। उनके संपर्कों के कारण हमारे काफी साथी जो झुंझुनू, सीकर, चूरू वगैरह से आते थे, वो उस समय जो हमारा छात्र संगठन था RDS, उसके साथ जुड़ते थे और उसके साथ जुड़ करके काम करते थे। 77 में, शायद मैं से पहले 77 से इमरजेंसी के कुछ बाद, महेंद्र जी और श्रीलता जी यहाँ घंटाली में आकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। और तब मेरा उनसे जो बड़े स्तर पर जिस तरह का मुझे काम करना चाहिए था, या काम की जो संभावनाएं थी, वो संभावना नहीं बनी, तो हमारा कुछ मतभेद हो गए। और उस मतभेद के बाद में वो अपने आप वो घंटाली में काम कर रहे थे, और मैं भी एक कोइंसिडेंस के तहत उदयपुर में आकर के काम करने लगा। उदयपुर में आकर के काम करने के दौरान फिर हमारा संपर्क हुआ, और यहाँ पर हमने काफी समय तक उनके साथ मिलकर के आदिवासियों के मुद्दों पर काफी काम किया। एक, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक जुझारू नेता थे, अपनी बात पर कायम रहने वाले व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक निडर नेता थे, बिना डरे। एक समय की घटना मुझे याद है, इमरजेंसी के दौरान रात को हम जयपुर में दीवारों पर जा करके लिखने का काम करते थे, नारे लिखते थे। तो एक बार जो दूसरे लोग भी आए हुए थे, तो हमने कहा भाई आप लोग भी चलो नारे लिखने के लिए, हम तो लगातार लिखते ही हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद बाकी नेताओं ने कहा कि हम नहीं चलेंगे, हम सीनियर हैं, और मतलब किया। पर महेंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो उस समय उससे लगा कि महेंद्र का का उनका जज्बा था। बाकी लोगों के मना करने के बावजूद भी, लीडरशिप में होने के बावजूद भी, वो हमारे साथ आए दौरों पर लिखने के लिए। उदयपुर में रहने के दौरान, घंटाली में काम दौर पर करने के दौरान, यहाँ आदिवासी लोगों के साथ काम करने के दौरान, और आज एक तरह से कहें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो आदिवासी आंदोलन, उसको आंदोलन कहो या जो कहो, उसकी देन महेंद्र और श्रीलता हो सकते हैं कि क्यों नहीं, उन्होंने जो एक लगन और प्रेरणा उस समय उस इलाके के अंदर, कि आदिवासी समाज अपने अपने आप में सीमित था, अपने आप की सीमा से बाहर, बाहरी समाज से जाकर के उनको टकराना है, संघर्ष करना है, और असर्ट करना अपने आप को, ये कहना कि हम हमारा वजूद है। ये ये जो बात है, ये महेंद्र चौधरी और उनके प्रयासों के कारण इस इलाके में बहुत बड़ी देन है उनकी। उसके कारण से काफी राजनीतिक चेतना लोगों के आई है, सामाजिक चेतना लोगों में आई है, और लोगों में असर्ट करने की शक्ति बनी है। मैं तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि उन जैसे लोग और बने, और निकले, और आए, क्योंकि इस समय जो देश हमारा, हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बनती जा रही है, वो अत्यंत ही खतरनाक स्थिति में हम जा रहे हैं। सरकार नकारात्मकता की तरफ राजनीति कर रही है। सरकार, मतलब उन सरकार के पास पॉजिटिव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति में हम हमको धकेला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में उन जैसे नेता का चले जाना बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको इस उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। अ, मेरा भी दो तीन बार, कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला, कई बार हमारे कार्यक्रम में भी आए वो तो, और लेखक सम्मेलन वगैरह में भी आते थे। और इस तरह से उनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। और ये माही विस्थापित जो आदिवासी थे, उनकी बहुत लड़ाई उन्होंने लड़ी। और अब मैं अरुण जी को, अरुण जी व्यास जो सीनियर एडवोकेट हैं, और उनके मित्र थे, उनके साथ आरडीएसएफ में और ये राजस्थान किसान संगठन में भी काम किया था उन्होंने। तो दोस्ते, महेंद्र भाई, कॉमरेड महेंद्र, मेरे जीवन में इतना मजबूत, इतना धैर्यवान और इतनी समझ से चीजों को करने वाला बहुत कम लोग मैंने देखे। दूसरा, उसकी राजनीतिक कोई भी हैसियत हो, उसने कभी भी इसको दिखाया नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी। आम कार्यकर्ता के साथ आम कार्यकर्ता, और जब सैद्धांतिक बहस है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उस तरह से जो जीवन मैंने उनके साथ देखा है। हम लोग भी जेपी आंदोलन के समय हम स्कूल में थे, लेकिन और फिर इमरजेंसी आई और उससे प्रभावित थे और रास्ता ढूंढ रहे थे। तो 76 में कुछ लोग हमारे से मिले, लेकिन इतना इंटरेक्शन धीरे धीरे करते करते 77 के लास्ट में अ, हम लोगों को क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति आकर्षण हुआ, हमने पढ़ना शुरू किया। और 78 के शुरू में सबसे पहले हमारा मिश्रा जी, हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी मिश्रा, जिनका अभी हाल ही में पिछले महीने ही निधन हुआ है, उनके माध्यम से हमारा मिलना हुआ। और एक मिस्टर शांतला थे, हम सब ने मिलकर इनसे जब मिले, तब उनसे खैर 8-9 साल बड़े थे, लेकिन कभी भी बिल्कुल शांत। और वो मेरे ही तो एक एक चीज के बारे में उनको बारीकी से पता था कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो रहा हूँ तो उसने कहा, यार सुबह से खाना नहीं खाया होगा इसने, चल पहले खाना खा ले। मतलब इतना ध्यान रख के और चीजों को आगे बढ़ाना 78 से लगातार। और कम से कम राजस्थान के अंदर मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल पर महेंद्र जी के साथ सबसे ज्यादा ट्रेवल मैंने की है। कोटड़ा के सुदूर गांवों से लेके, झाड़ोल से लेके, खेरवाड़ा, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के ठेठ रिमोट एरिया में, दरियावस, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोई इलाका हम लोगों ने नहीं छोड़ा। हमारे पास वो एकमात्र साधन था, एक मोटरसाइकिल, जिस पर वो अधिकतर वो चलाते थे, कुछ समय में चलाते थे। सर्दी गर्मी बरसात हमने कभी नहीं छोड़ा। और लगभग 2002 तक हम बराबर साथ रहे। राजस्थान किसान संगठन का जो पहला सम्मेलन फुंकावड़ा में किया था, उसमें हम लोग थे, उसमें पहली बार श्रीलता जी से मिलना हुआ था। उसके पहले महेंद्र जी हमारे साथ लगातार थे। हमने आरडीएसएफ उदयपुर में शुरू किया, तो हमारे साथ डीएस पालीवाल थे। और एक हमारे साथी थे तिवारी जी, जो अब नहीं रहे। लेकिन हाँ, राजनीतिक बहस के बारे में लोगों से मिलना और उनको इकट्ठा करना, संगठन करना, उसके बारे में उसका कोई सानी हमारे पास आज तक नहीं है। और एक पूरा ग्रुप तैयार हुआ, और उदयपुर में छात्र आंदोलन में हमने अच्छा दखल दिया। और उसके बाद फिर मैं किसान राजनीति में काम करना शुरू किया। तो लगभग वोट तो कभी कभार आते थे, बाकी वहीं गाँव में ही हम लोग काम करते थे। और आदिवासियों के साथ, जिनको समाज की खास जरूरत थी, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत से लोग हो सकते हैं, राजनीतिक तत्व हो सकते हैं, वहां कोई नहीं था। इतना दमन था कि एक आदिवासी को 6 फॉरेस्ट वालों ने पीटा। वो लगभग मरणासन स्थिति में था, वेंटिलेटर पे था, उसके खिलाफ 3 केस कर दिए कि साहब इसने सबको घायल किया, और फर्जी मेडिकल बनाए। तब जब एडिशनल एसपी को मैं पकड़ के हॉस्पिटल ले गया, उसने कहा ये कौन आदमी है, तो मर जाएगा। मैंने कहा ये वही आदमी जिसने 6 लोगों को घायल किया, फॉरेस्ट वालों को। तो सच्चाई, उनका पक्ष तो पहली बार आया। वरना होता क्या था, मार भी वो खाते थे, मुकदमे भी वो करते थे, और वो बर्बाद होते थे। तब जाके उन जो फॉरेस्ट वालों को पूछा, भैया तुम्हारे कहाँ कहाँ लगी बताओ, मेडिकल से टैली किया। और फिर पता है उनको ये कहा एडिशनल एसपी ने कि उनमें से वो बाल मुकुंद शर्मा थे, मुझे ध्यान है, कि वो आदमी मर गया जिसको आपने पीटा, तो उसमें से एक आदमी का तो पेशाब निकल गया। ये मेरे आंखों देखी घटना है। मतलब ये उनकी जो आवाज, उनका जो दर्द है, हम लोगों ने सामने लाया। बहुत मुश्किल था। कई बार व्यक्तिगत आक्रमण हुए, और कई बार घेराबंदी हुई। इवन पुलिस भी ये सोचती थी कि पुलिस के सबसे बड़े दुश्मन है,
पुलिस के सभी लोग यहाँ ब्याज का धंधा करते थे गांव में, महाजन अलग लूटते थे। तो इन सब के खिलाफ जब किया तो ये सब फोर्सेस हमारे खिलाफ हो गई। और मुझे ध्यान है कि सलूम्बर में एक बार जब हमने हमारे एक साथी को गायब किया था, उसके ऊपर बंदूक चलाई थी, तो वो चला गया कहीं। अब 10 दिन से नहीं मिला, हमने मुकदमा दर्ज कराया। अब सलूम्बर में राजपूतों ने रैली की और वहां तलवारें उठा के कसम खाई कि महेंद्र चौधरी, श्रीलता स्वामीनाथन, अरुण व्यास को जिंदा मार देंगे। हमने दूसरे ही दिन उनके ऑर्गेनाइज करने वालों के घर के सामने वापस रैली कर दी, 24 घंटे में, रातों रात पर्चे डाल के, जितने भी लोग इकट्ठे होंगे। और हमको पता था कि पुलिस जाने नहीं देगी, दूसरी आवाज आने नहीं देती है, तो हमने अपने तरीकों से आधी रात को कुछ लोग गए। अब मेरे पे तो सर्विलेंस थी, तो मैं दूसरे रास्तों से होके कुरावड़ वगैरह पता नहीं जंगलों में घूमते घूमते पहुंचा दोपहर तक। तो इस तरह के हम लोगों ने जो संघर्ष किए हैं, बहुत बार ये बाहर होते थे। बड़ा हड़मतिया कांड जैसे हो गया, जहां गोलीबारी हो गई, पुलिस के और आदिवासियों का संघर्ष, महेंद्र भाई का टांग टूटी हुई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो हम लोगों को संभालना पड़ा उस पूरे एक एक चीज को। लेकिन वो वहां से जो मार्गदर्शन देते थे, और दूसरा हिम्मत, मैंने कभी निराशा उनमें नहीं देखी जिंदगी में। और चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां, एकदम एडवर्स स्थितियां थी, मुझे हरमतिया कांड के बाद हमारे रमेश जी, कमल जी, और वो तीसरा कौन थे आपके साथ, नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र, तीनों जब फैक्ट फाइंडिंग करे तो उनके ऊपर आक्रमण किया। मैंने रमेश जी की पीठ देखी है पूरी लाल, जितना हुआ। उसके बाद हमारे एक साथी थे अंबालाल जी, हम दोनों उसी गांव में गए मोटरसाइकिल खड़ी करके कि तुम्हारी हिम्मत हो तो बाहर निकल। ये जो जज्बा हमको मिला है, वो महेंद्र भाई की वजह से। कॉमरेड महेंद्र जो है, अविस्मरणीय है। आज भी हम उसको याद करते हैं। और ठीक है, कुछ कारणों से दूरी रही और कुछ उनके स्वास्थ्य की भी बात रही, लेकिन ऐसे आदमी इस क्रांतिकारी आंदोलन में मैंने बहुत ऊंचे स्तर के लोगों से लेके आम कार्यकर्ता तक देखे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। जो मैं विनोद मिश्रा से भी मिला, आज दीपांकर भट्टाचार्य के साथ तो कई दिनों तक मेरे घर पे रहे, लेकिन वो जो समझ इनकी थी, और साथ साथ कभी भी हर काम में उनके भागीदारी करने की इच्छा थी। देखिए आप, हमेशा गांवों में जितना भी साधन था ओढ़ने का बिछाने का, उसी के बीच में रहते। कभी ये नहीं कि ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, जैसा था हमने, हम लोगों ने, मेरे ध्यान है 7 दिन तो वो रहते, 18 दिन में वहां लगातार अकाल की स्थिति में रहा। तो सिर्फ नमक रोटी ही हम लोग खाते थे, लेकिन कभी चेहरे पे सिकन नहीं हुआ करता। उसका जो ठीक है वो जैसा है वैसा है, हमारे साथी जैसा रहेंगे हमको वैसा ही रहना है। और ये जो त्याग था, बहुत आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो जो त्याग किया। और कॉमरेड सिलेता ने भी जिस परिवार से आके यहाँ आदिवासियों के बीच में जितना त्याग किया, ऐसे त्याग बिरले लोग करते हैं। मैं उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देता हूँ। और ठीक है, हमारी अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ भी जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे, और यही उनको श्रद्धांजलि होगी। लाल सलाम। अरुण जी, आपने बहुत बहुत विस्तार से, मतलब विस्तार से तो क्या, लेकिन काफी चीजें आपने बताई। और महेंद्र भाई के बारे में, उनके जज्बे के बारे में, उनकी आत्मशक्ति के बारे में जो बात कही, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और महेंद्र जी पिछले 1 साल से बीमार थे, असल जयपुर में ही रहते थे और ज्यादा कहीं आना जाना नहीं था। तो उससे लोगों की, मतलब जो है, विसंगतियां हुई, लेकिन फिर भी उनका जो संपर्क था, उसकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। मैं अब आपके सामने शंकरलाल जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। शंकरलाल जी चौधरी और महेंद्र भाई बहुत अच्छे मित्र थे, शायद उनके पारिवारिक रिश्ते भी थे। और मैं कई बार शंकरलाल जी चौधरी के घर पे भी महेंद्र भाई से मिला हूँ। तो उनके बारे में वो अपने विस्तार से थोड़ा बताएंगे। धन्यवाद हिम्मत जी, कॉमरेड महेंद्र चौधरी को श्रद्धांजलि के बहाने याद करने के लिए। जैसा कि आप हमारे दोनों साथियों ने, रमेश जी नंदवाना और अरुण जी ने कहा, तो ये बहुत पुराने संपर्क उनके थे कि वो बहुत ही साहसी, धैर्यवान, क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और बहुत तरह के विद्यार्थियों से लेके, शिक्षा के क्षेत्र से लेके, किसानों के साथ काम का उनका व्यापक फलक भी रहा है। मेरा संपर्क उनसे, व्यक्ति से संपर्क है, वो 1984 में जब मेरा सरकारी मुलाजिम के बतौर बांसवाड़ा में पोस्टिंग हुआ, उस वक्त मेरा उनसे जाते ही उनसे संपर्क हो गया था, 1 महीने के अंदर ही।
श्रीलता और महेंद्र दोनों से। पर मेरा परिचय, मैं मेरी तरफ से मैं उनको बहुत उनके कामों के कारण, मैं उसी जिले से आता हूँ और मेरे एक दूरस्थ रिश्तेदारी भी मैं भी उनकी की वजह से भी उनको जानता था, उनका नाम सुना हुआ था कि वो बहुत होशियार विद्यार्थी रहे और साइंस के विद्यार्थी थे, साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी के विद्यार्थी थे। और उन दिनों 1967 में जब ये नक्सलवाड़ी की चिंगारी फूटी, वसंत का वज्रनाद जिसको कहा जाता है, उस वक्त वो प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। और उस दिनों पीएमटी वीएमटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसका एक स्वरूप था कि आप अगर मान लीजिए नहीं हो पाया तो दोबारा से आप उसमें अटेम्प्ट ले सकते थे, तो उस तैयारी में लगे हुए थे। इन दी मीन वाइल वहाँ बंगाल में नक्सलवाड़ी की घटना हुई और उसका प्रस्फुटन के बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट जो थे वो पूरे देश में छा गए और अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। खास तौर से जो जनवादी क्रांति का लक्ष्य था, जिसमें बचे हुए सामंती अवशेष सोसाइटी में और सोसाइटी का पूरी तरह से जनतांत्रिकरण नहीं होने दे रहे थे, उसके खिलाफ वो लड़ाई थी। और मुख्यतः कृषि संकट था तो किसानों की लड़ाई थी, लेकिन साथ ही साथ उसके आयाम और भी थे। हमारे शिक्षा के तंत्र में भी वो घुसा हुआ था सब तरह से। पर वो उनकी जो शुरुआत हुई वो नक्सलवाड़ी के आंदोलन की ऊर्जा से, उसकी उष्मा से प्रेरित थी। और सबसे पहले छात्र आंदोलन, उस छात्र जो है विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों में कॉलेजेस में वो नक्सलवाड़ी की आंधी शुरू हुई और उसी के साथ में महेंद्र जी ने उस स्ट्रीम को ज्वाइन किया। शुरू में वो झुंझुनू जिले में सक्रिय हुए और एक वहां पहले से चिड़ावा में राहुल प्रेस करके एक प्रेस थी, उसके साथ में मिलके चिंगारी नाम की एक पत्रिका थी, जिसका वो वहां से कुछ लोग मिलके, रणजीत वकील, दौलत राम पंवार जो गंगानगर से थे, सब लोग, वो एक क्रांतिकारी समूह था, उनके साथ मिलके वो उसका प्रकाशन शुरू कर रहे थे। और बाद में वहां से उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जयपुर शिफ्ट किया। और जैसा रमेश जी ने बताया कि राजस्थान, जयपुर में रह के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में काम शुरू किया। मैं कल परसों देख रहा था, मुझे मालूम नहीं था पहले से कि हमारे साथी सक्सेना, जो अनुज सक्सेना है, वो प्रतापगढ़ में वकील है, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा कि वो करौली में उस वक्त पढ़ते थे और करौली महेंद्र जी वहां गए और उनको संगठित किया। इसी तरह से हमारे सीपीआई एमएल के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, चौहान साहब, जो भिंड मुरैना में, वो खुद वकील हैं, 90 साल के होने आए और पिछली सेंट्रल कमेटी में आए थे। वो बता रहे थे कि उनकी अपनी श्रद्धांजलि में था कि वो भिंड मुरैना में भी आए और उन्होंने किसानों से व्यापक संपर्क किया। तो महेंद्र जी में इतनी ऊर्जा थी और वो उस क्रांति के उद्देश्य से, क्रांति, हिंदुस्तान में क्रांति हो, क्रांति का काम आगे बढ़े, उसकी कोई लिमिट उन्होंने नहीं रखी। और इसी इसी दौर में, इसी सारे इस प्रक्रिया में ही उनकी दिल्ली में किसानों के बीच, दिल्ली देहात में किसानों से बीच के बीच में काम करते हुए श्रीलता स्वामीनाथन से उनका परिचय हुआ और बाद में हम सब लोग जानते हैं वो साथ रहने लगे और बाद में शादी करके हस्बैंड वाइफ की तरह से रहे और जीवन पर्यंत काम किया किसानों के बीच में। तो ये तो एक फेज था। पर जो जो जहां तक फेज आपने, रमेश जी ने, अरुण जी ने बताया, उसके पीछे इसका कुछ जो चीजें छूट गई हैं उन्हीं को मैं चिन्हित करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में सबसे पहले उन्होंने खैरवाड़ा, सिमलवाड़ा इलाके में काम शुरू किया था। और वो जो काम था वो किसानों के बीच में सूदखोरी और जो थाली वगैरह वगैरह का जो था, बंधुआ मजदूरों का था, उसके अलावा जो किसानों के सारी जागीरदारी एबोलिशन के बावजूद वहां का जो डूंगरपुर का राज परिवार था वो खेती करवाता और उनको आधा देना पड़ता था। सबसे पहली लड़ाई उन्होंने वहां संग्राम सिंह और कालू भाई जो थे उनके साथ मिलके वहां वो लड़ाई, उर्मा भाई जो थे उनके साथ मिलके वो लड़ाई वहां उन्होंने शुरू की। उसमें उनके साथ में दौलत सिंह पवार, तो खुद गंगानगर जिले के थे और पेशे से वो बार्बर थे लेकिन बहुत क्रांतिकारी थे, वो उनके साथ मिलके उन्होंने वो लड़ाई शुरू की। बाद में इमरजेंसी आ गई, जैसा इमरजेंसी आया तो अंडरग्राउंड रह के उन्होंने काम किया। और इमरजेंसी में चूंकि श्रीलता जेल चली गई तो उसके बाद में वो खुद बताते थे कि बहुत समय तक हमारा कोई संपर्क नहीं था, उन दिनों टेलीफोन वेलीफोन की व्यवस्था भी नहीं थी, तो बहुत 1.5-2 साल तक वो एक तरीके से कटे ही रहे। लेकिन महेंद्र जी लगातार इमरजेंसी के बावजूद इस सारे काम में लगे। पुलिस और प्रशासन
या सत्ता कहिए राजस्थान की, उनको निरंतर परेशान करने के उसमें थी। एक झूठा केस भी, टैक्सी लूट का एक केस उन पर डाला गया जो अंततः झूठा था, तो उसमें उनको जमानत वमानत मिल गई और एक्विट भी उस केस में वो हो गए थे। इस तरह का मेरे जाने के बाद जो मैंने उनको देखा वहां डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में, जो मेरे प्रत्यक्ष जो काम थे, वो उनका, जैसे आपने कहा कि माही और कडाना के विस्थापित जो आदिवासी थे, उनके उनको मुआवजा समय पे मिले, उनका उनके विस्थापन का उनका एक तरीके से पुनः स्थापना, उनकी उनको रिलीफ मिले, उसके लिए बहुत काम किया। माही में जो वर्कचार्ज एम्प्लॉइज थे जिनका बहुत शोषण होता था, डेली वेजेस पे था, माही मजदूर यूनियन बन के वात्सल्यता के साथ में काम किया। और खास तौर से ग्रामीण गरीबों के बीच में जो सामंती दबदबा था, उसके खिलाफ उनकी मुख्य लड़ाई थी। और मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं, अभी आपने भी कहा, रमेश जी ने भी कहा और अरुण जी ने भी कहा, कि जो एक जड़ता थी और एक जो अलगावपन था आदिवासियों का, जो एक उनकी आवाज नहीं उठ पाती थी, उस आवाज को, उस पीड़ा को आवाज देने का काम, सबसे बड़ा जो काम था महेंद्र जी ने किया। उसके बहुत सारे आयाम थे, लेकिन वो आज जो हम देख रहे हैं कि एक बाप नाम की पार्टी जो पैदा हुई है और जो एक तरीके से आदिवासी राज की बात कर रही है, तो वो बात भी सबसे पहले आदिवासियों के लिए स्वायत्ता हो, उनके अपने परिपाटियां हैं, उनके समाज का अपने नियम है। उस परिस्थिति में, उस संस्कृति के आधार पे उनको स्वायत्ता मिले और अपने जो मसले हैं उन पे उनका अपना निर्णय की भूमिका हो। इस बात को लेके 1997 में यहाँ उदयपुर से वो यात्रा शुरू हुई, यहाँ से निकलते पानरवा से मानगढ़ वो यात्रा चली। 1 महीने तक वो यात्रा चली और अंत में मानगढ़ पे पहुंचे। हालांकि वहां 400-500 लोगों के लिए 2000 पुलिस बिठा रखी थी, और महेंद्र मालवीय कांग्रेस के उस वक्त नेता थी, वो खुद वहां मौजूद थे। वो ऊपर नहीं जाने देंगे। वहां नेजा चढ़ाने की बात थी कि आदिवासी राज के लिए, स्वायत्ता के लिए, वो एक सांकेतिक रूप से झंडा चढ़ाने की बात थी। और पूरी कोशिश हुई कि नहीं रोका, लेकिन एक आदिवासी जाके उसके ऊपर नेजा भी हो। तो वो ये जो आज स्वायत्ता और अलग से भील प्रदेश की जो मांग है, उनका अपना जो है, उसका भी एक अगर देखा जाए तो आधार महेंद्र जी के कामकाज में है। और श्रीलता जी के जाने के बाद में भी महेंद्र जी हालांकि कुछ आइसोलेशन में आए, लेकिन लगातार पार्टी का काम करते रहे। मैं 1916 के बाद में पार्टी में लगातार काम उनके साथ करता रहा हूँ। उनकी सक्रियता 2016 के बाद में, 2016 के बाद में लगातार काम करता रहा हूँ। और कहीं उनमें निष्क्रियता नहीं थी, कहीं निराशा नहीं थी, लेकिन पीड़ा जरूर उनके मन में थी कि इतना सारा काम करने के बाद में भी ये जो काम है, क्रांति का काम है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसमें जो रूलिंग क्लास है तरह तरह के डाइवर्जेंस ला रही है, और उसमें ये जो भील प्रदेश की मांग को आगे बढ़ाना और केवल उसी के ऊपर मुड़ जाना, और दूसरी तमाम तरह की जो बातें हैं, वो उसके चलते इस बात की उनमें पीड़ा थी कि ये काम बहुत आगे तक हम नहीं ले जा पाए। कम से कम इतना तो उनमें था ही। 2 साल पहले जब उनको स्ट्रोक हुआ, वो अकेले थे वहां घंटाली में। हम जाते रहते थे 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन जब गए हमने देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने वहां उनके घर पे पहले हमने सोचा कि हम लेके चलें, लेकिन वो फिर अंत में ये हुआ कि जो घर वाले रिश्तेदार, उनके भाई का परिवार है, वो तो वहां लेके गए। 2 साल तक वहां वो रहे, और अंत में चूंकि वो ब्रेन स्ट्रोक था, मेजर स्ट्रोक था, तो अभी 11 तारीख को निष्प्राण एक तरीके से हो गए। लेकिन हमने देखा कि उस दिन जयपुर में भी जब उनका अंतिम संस्कार होना था, दाह संस्कार होना था, तो हम उसमें शामिल थे। तो किसी तरह का उसमें पाखंड नहीं शामिल हुआ। पार्टी के सब लोग सब तरफ से आए और उनको बहुत आदर सहित विदा किया। जयपुर के भी बहुत सारे लोग, सिविल सोसाइटी से के लोग, पीयूसीएल के लोग, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग, समाजवादी खेमे के लोग बड़ी संख्या में आए, और बहुत सारे दूसरे लोग जो एक तरीके से उस राजनीति में उस ढंग से शामिल नहीं थे, लेकिन उस लड़ाई को सम्मान देते थे, वो लोग उसमें शामिल हुए। हम फिर से आज उन्हें यहाँ आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनको उनके कामों को याद करते हुए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उस काम को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। इसकी हम संकल्प आज यहाँ से लेते हैं। बहुत बहुत आभार चौधरी साहब, आपने बहुत सारी बातें जो नहीं मालूम थी वो भी बताई। और महेंद्र जी का तो खैर बढ़िया था ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब उनके पार्टी के साथ काम करने वाले
सौरभ नेहरू का से मैं कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्ते साथियों ने काफी विस्तार से महेंद्र जी के बारे में बात कर ली और उनके शुरुआती 60 के आखिर में और 70 के शुरू से आप लोगों ने पूरी बात सुनी। महेंद्र जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनको लाल सलाम पेश करते हुए मैं बस एक दो बातें, क्योंकि मैंने उनके साथ जो काम करना शुरू किया वो उस दौर में था जो काफी लेट 2016 के बाद से, और फिर कुछ टाइम बाद 2022 के बाद तो वो थोड़ा बीमार रहने लगे। और जैसा मैं शंकर लाल जी ने बताया कि आखिरी 2 साल तो वो एक तरह से बेडरिडन ही रहे। एक संक्षेप से मुलाकात 2012 में हुई थी जब मैं दिल्ली में था, तो राजस्थान के हैं और वो उस तरह की मुलाकात थी बहुत ही छोटी। लेकिन जब जो किस्से मैंने सुने और जितना उनसे राजनीतिक चर्चा का मौका करने को मिला, बात करने का मिला, एक तो स्वायत्ता के सवाल पे जैसे शंकरलाल जी ने बताया वो पहल उनकी रही। इसके अलावा एक बात को लेके मैंने देखा कि वो बदलते दौर के में जो बदलाव हुए उसको वो रिकग्नाइज करते थे, इस बात पे जोर देते थे कि उस दौर में जब हम आए तो जो जो क्रांति का समझदारी थी कि हम गांवों से शहर को घेरेंगे, इसी वजह से मैं झुंझुनू से आके और श्रीलता तो पूरा तमिलनाडु से आके यहाँ आदिवासी इलाके में काम कर रहे थे। लेकिन कि अब दौर बदल गया है, तो एक बात पे वो बहुत जोर देते थे कि पार्टी को इस बदले हुए दौर में राजनीतिक रूप से यदि कारगर बनना है तो जो एडवांस प्रोलेटेड क्लास है, यानी जो बढ़ा हुआ मजदूर वर्ग है, अभी भी पार्टी का जो कामकाज है उसमें वो पहलू एक तरह से छूट रहा है, कमजोर है। तो पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि जो ये नया संगठित मजदूर वर्ग है, जो नए बदलाव के साथ नव उदारवाद के बाद जो स्थिति बनी है उसमें उनको कैसे संगठित किया जाए और मजदूर आंदोलन की ताकत को कैसे खड़ा किया जाए, वो आज एक तरह से जरूरी काम हो गया है। इस बात पे वो बार बार चर्चा में चिन्हित करते रहते थे। दूसरी जो मुझे बहुत खासियत लगी उनकी बातों में और जो सीखने को भी मिला, वो ये है कि बहुत ही सरल तरीके से 2018 में मानसा कांग्रेस में पार्टी ने जब फांसी ये माना कि ये जो दौर हमने 4 साल का मोदी को आने के बाद देख लिया 2014 से, ये एक तरह से फांसीवाद है। और आज का प्राथमिक राजनीतिक कार्य यह है कि सभी तरह के विपक्षी दलों के साथ मिलकर भी करना पड़े तो हमें फांसीवाद को हराने का पहला काम होगा। अब ये क्योंकि पुरानी समझदारी ये थी कि भाजपा कांग्रेस दोनों यार ऐसे दोनों गद्दार, इस तरह के नारे हम लोग लगाते रहे हैं, तो लोगों में ये समझती कि दोनों को एक ही तरह के भ्रष्ट है। लेकिन ये जो नई स्थिति बनी जब पार्टी ने कहा कि ये फांसीवाद है, भले कांग्रेस के साथ मिलके दूसरी पार्टियों के साथ मिलके भी हमें इनको चुनाव में लड़ना पड़ा, तो इस समझ को नीचे कार्यकर्ताओं तक बहुत ही सरल भाषा के अंदर ले जाना और लोकतंत्र का जो सवाल है फांसीवाद में लोकतंत्र को बचाना आज का, उसको भी जिस सरल उदाहरण के रूप में, फांसीवाद बोल देने से कई बार नीचे आदिवासी इलाके के कार्यकर्ताओं में बात उस तरह से जाएगी नहीं, ये बहुत ही सरल तरीके से बदली हुई लाइन को समझाना और जो मुश्किल सवाल भी हैं जो मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत के, वो भी जब वो चर्चा करते थे तो एकदम रोजमर्रा के जीवन में जो उन दिखाता है कि ऐसे उदाहरण वही व्यक्ति दे सकता है जो कि एक साथ लोगों के बीच में रह के एकदम बेसिक क्लासेस के बीच में लंबे अनुभव के बीच में जो सारे जार्गन आइडियोलॉजिकल वो सब हटा के एकदम सरल भाषा में जनता की भाषा में सिद्धांत उन तक पहुंचाने का काम करते थे। और भाषण देने की भी कला उनकी इस तरह की थी कि जब वो बात रखते थे तो आम लोग उसके साथ में अपने को जोड़ पाते थे और उनकी बातों को मैंने देखा अक्सर बहुत ध्यान से और प्रभावी तरीके से उनकी बात जो कहना चाहते थे वो भाषणों के माध्यम से जाती थी। आज यही हम संकल्प लेते हैं, यही हमारी श्रद्धांजलि है कि उनका काम जो भी आज किया हुआ है दोनों का, महेंद्र जी का श्रीलता जी का, वो आज भी पार्टी का मुख्य आधार है, इसको बढ़ाएंगे। और जिन बातों पे वो जोर रहा उनका कि मजदूरों को संगठित करना, उसकी तरफ भी हम पूरी कोशिश करेंगे, यही उनको श्रद्धांजलि होगी। लाल सलाम कमेंट महेंद्र को। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र जी एक बहुत धीर गंभीर और बड़े नेता थे, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं थे ऐसा कि वो बहुत बड़े नेता हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो बिल्कुल आम आदमियों की तरह से लोगों में मूव करते थे, लोगों के साथ बातचीत करते थे, बैठते थे उनके साथ, जैसा जैसा व्यक्ति होता उसी तरह के वो बन जाते थे। और उन जैसा समूह होता उसमें किस तरह से उस बात को रखना है, ये उनमें वास्तव में बहुत बड़ी कला थी। और समय की नब्ज को पहचानते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसा कि नरुका ने कहा कि 2014 के बाद जो स्थितियां बदली उसमें उनकी पार्टी, पूरी पार्टी ने ही अपना जो है रुझान बदला। और मैं देखता हूँ कि पहले यही लोग मतलब बहुत गांधी के भी विरोधी थे, और लेकिन अब धीरे धीरे इनके ये समझ में आ गया कि गांधी ही इस देश को आगे बढ़ाने वाला है, इस देश को
उसके उसका नाम लेकर या उसके उनके बातों को, उनके सिद्धांतों को मानना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। और एक बार फिर मैं महेंद्र जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, और अ, कोशिश करेंगे कि हम उनके संकल्पों को, उनके जो विचार हैं उनको हम समूह में एक साथ निभाएं और उन पर बातचीत करें। तो जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं आपसे ये फिर अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, ताकि ये जो बातें हम करते हैं इसके ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।